So hello everyone, we are coming with our new topic from ionic equilibrium buffer solution. Okay, so this is our very difficult topic according to student, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक, हालांकि इसके क्वेश्चन जो इस टाइप से बनते हैं कि हाँ वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। तो मैं इसको सिंपल बनाऊंगा और सिंप्लीफाई करके इसको मैं आपको आज समझाऊंगा इस टॉपिक को, तो आपको सिंप्लीफाई लगेगा फिर ये। सो स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ द टॉपिक इज बफर सॉल्यूशन, solution which resist change in pH on dilution or with the addition of small amount of acid or alkali base। यानी कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन में अगर हम कोई एसिड या बेस मिलाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मिला दो या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिला दो या डाइल्यूशन कर दो सॉल्यूशन का, तो डाइल्यूशन करने से हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन कम होती है तो पीएच उसकी चेंज होनी है। अगर हम किसी सॉल्यूशन में एसिड अगर मिलाते हैं, चाहे स्मॉल अमाउंट मिलाओ, तो उसकी पीएच में चेंजेस होने हैं। अगर बेस मिलाएंगे तो उसकी पीएच में चेंजेस होने हैं, ठीक है। लेकिन हम बफर सॉल्यूशन को इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी पीएच में जो चेंजेस होते हैं उसको रोकता है, पीएच को कांस्टेंट बनाए रखता है। ऐसे सॉल्यूशंस बफर सॉल्यूशन होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं रिमाइंड करता हूं कि सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, यानी जो सॉल्यूशन होते हैं ऐसे सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, जो पीएच में चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, which resist the change in pH on dilution, हम डाइल्यूशन जब करते हैं या फिर और on dilution or the addition of small amount of acid or the addition of small amount of acid or alkali base। क्लियर? तो जब हम डाइल्यूशन करेंगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करेंगे या स्मॉल अमाउंट ऑफ हम बेस उसमें ऐड करेंगे तो उसका पीएच चेंज होगा। लेकिन जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो अपने पीएच, जो पीएच है सॉल्यूशन का, उसको उसके चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी पीएच को कांस्टेंट रखता है। तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं हमारे बफर सॉल्यूशन। यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कि जो बफर सॉल्यूशन है उनके टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के बफर सॉल्यूशन बनते हैं। तो बफर सॉल्यूशन जो होता है एक तो सिंपल बफर सॉल्यूशन होता है, और एक जो बफर सॉल्यूशन है बेटा वो बफर सॉल्यूशन कौन सा है? मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। सो सिंपल बफर सॉल्यूशन और मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। तो सिंपल बफर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपको यहां पर शो है सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ये क्या होता है कि सोल्ट ऑफ वीक एसिड, जो वीक एसिड होता है और वीक बेस होता है, उनको सोल्ट होता है। सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस विद द वाटर, यानी जो वाटर है उस वाटर के साथ इनका सोल्ट होता है, ठीक है। सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इन वाटर, यानी वाटर में वीक एसिड, मैं आपको पहले एक चीज डिफाइन कर सकता हूं। वीक एसिड और दूसरा टॉपिक है वीक एसिड और वीक बेस से सोल्ट कैसे बनते हैं, वो हाइड्रोलिसिस का टॉपिक है, अलग टॉपिक है। लेकिन जो ये टॉपिक है सिंपल बफर सॉल्यूशन, तो वो सिंपल बफर सॉल्यूशन किन से मिलकर बना होता है, कैसे हम सिंपल बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। तो सोल्ट, ये सोल्ट होता है सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब वो सोल्ट हो गया और सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इन वाटर, यानी वाटर के साथ वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? सिंपल बफर सॉल्यूशन। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। आपको शो है मिक्स्ड बफर, सॉरी इसके जो सिंपल बफर सॉल्यूशन है उसके एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। वीक एसिड, भाई वीक एसिड CH3COH, तो वहां से ये जो मैंने आपको सोल्ट में क्या होता है, नेगेटिव जो होता है वो एसिड से होता है और पॉजिटिव जो होता है वो बेस से होता है, ये आपको क्लियर कर दिया था मैं। तो CH3CO ये वीक एसिड पार्ट हो गया, ठीक है, ये पार्ट हमारा वीक एसिड का हो गया और ये पार्ट हमारा जो होगा वीक बेस का हो गया। यहां तक क्लियर? ये पार्ट हमारा वीक एसिड का हो गया और ये पार्ट हमारा वीक बेस का हो गया। तो CH3CO NH4 ये हमारा वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट हो गया और सॉल्यूशन हो गया वाटर में, तो ये क्या हो गया? सिंपल बफर सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल AgCN है,
ये वीक एसिड, सॉरी ये वीक बेस और ये वीक एसिड, और ये पॉजिटिव पार्ट वीक बेस, नेगेटिव पार्ट वीक एसिड, ठीक है। तो ये सिंपल बफर सॉल्यूशन हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। अब बेटा जो मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन है इसके टाइप्स 2 है। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन हैव 2 टाइप्स, ओके। सो फर्स्ट टाइप इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये आपको यहां पर शो है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, नाम से आपको शो हो जाएगा ये चीज। और बेसिक बफर सॉल्यूशन, देखो एसिडिक बफर सॉल्यूशन जिसमें एसिड का पार्ट होगा, नाम से शो हो रहा है जिसमें एसिड का पार्ट होगा, और बेसिक बफर सॉल्यूशन या बेसिक बफर सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक पार्ट होगा। अब हम बात करते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, ओके। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? तो ये सॉल्यूशन होता है, भाई हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हो गई क्लियरली है। तो एसिडिक बफर जो सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन ये होता है वीक एसिड प्लस सोल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट आयन, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हम इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट आयन, या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जो सोल्ट बनता है वो इसके कॉन्जुगेट, जो वीक एसिड होता है वो वीक है तो उसका कॉन्जुगेट आयन जैसे वीक एसिड हम ले लें CH3COOH, तो इसका कॉन्जुगेट आयन CH3COO-, और हमने क्या बोला कि सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। तो बेस स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? Na हो गया, K हो गया। तो CH3CO Na बनाता है, सोडियम एसिटेट, तो CH3COO Na बनाया तो वो सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन हुआ, ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या करता है? रेजिस्ट चेंज इन पीएच, यानी पीएच में जो चेंजेस हैं उनको रोकता है, पीएच को कांस्टेंट रखता है। क्लियर है आपको ये सब? चलो, तो इसके एग्जांपल्स वही मैंने आपको इसका जो शो किया, उसका डेफिनेशन आपको बताया। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट आयन, एग्जांपल है वीक एसिड हमारा CH3COOH हो गया, ठीक है। एसिडिक एसिड वीक एसिड हो गया। अब सोल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट आयन होना चाहिए, जो वीक एसिड का पार्ट हुआ ना सोल्ट में, वो इस वीक एसिड का इस वीक एसिड से होना चाहिए। तो CH3COH और इसका कॉन्जुगेट CH3CO- और स्ट्रॉन्ग बेस से आ गया NaOH से आ गया Na+, तो ये सोल्ट हो गया CH3COONA, यानी सोडियम एसिटेट। तो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट का जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा? ये सॉल्यूशन होगा हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल है वीक एसिड हाइड्रोजन साइनेट HCN, ठीक है, प्लस सोल्ट हो गया इसी के कॉन्जुगेट का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी KCN, ठीक है। CN नेगेटिव है, ये भी एसिड से है नेगेटिव, और पॉजिटिव बेस से आता है, तो KCN वीक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्लियर है डेफिनेशन से? HCN एंड KCN, क्लियर है? तो ये हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट, अब हम आते हैं, हालांकि इनके हम पीएच फाइंड करेंगे, उनका फॉर्मूलाज जो होते हैं वो हम डिटरमाइन करेंगे, उससे पहले हम आते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन पर। सो बेसिक बफर सॉल्यूशन क्लियरली मैं आपको शो कर दूं, बेसिक बफर सॉल्यूशन जो होता है बेसिक पार्ट होगा, तो ये सॉल्यूशन होगा वीक बेस का, सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड सोल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट आयन, वही सोल्ट हो गया, सेम डेफिनेशन, बस यहां बेस आ गया। सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड सोल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट आयन, क्लियर है सबको? या फिर हम ऐसे भी से डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, सेम वहां सोल्ट जो था वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का था, यहां जो सोल्ट है बेसिक बफर सॉल्यूशन में ये है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि जो पार्ट हम फर्स्टली वीक पार्ट है तो उसी का तो कॉन्जुगेट होगा, जैसे वीक पार्ट यहां बेस था तो बेस का कॉन्जुगेट वीक ही होगा। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां पर NH4OH, ये वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और
इसका कॉन्जुगेट NH4+ बनाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ NH4Cl बना लेगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया NH4OH प्लस NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। ये बेसिक बफर सॉल्यूशन हो गया। अब ये सॉल्यूशन जो होगा पीएच को रजिस्ट करेगा। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे कि जो हमारा इसी के बाद हमने क्या बोला, हमने बफर सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमने किया कि हम फाइंड करेंगे पीएच। पहले डिटरमाइन करेंगे कि पीएच कैसे फाइंड करते हैं। तो पीएच हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसकी, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। क्लियर है यहां तक? तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन की पीएच डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, पीएच माइनस log H+। मैं आपको एक नॉर्मल ट्रिक बता रहा हूं, pH माइनस log H+, pK माइनस log K, P जैसे P चाहिए तो माइनस log चाहिए, PT माइनस log T। नॉर्मली ये एक ट्रिक है, जैसे कुछ भी हो, P चाहिए, PT कुछ भी ले लो आप नॉर्मली, ठीक है। जैसे PK ले लो या फिर PL ले लो, PL, ठीक है। तो माइनस log L, PS माइनस log S, हमेशा ऑलवेज यही सीक्वेंस चलेगा। तो pH इज इक्वल टू होता है माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो हमें चाहिए यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H+, और वही हम फाइंड करेंगे। सो हम क्या जानते हैं कि बफर सॉल्यूशन में, एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होता है उसका pH फाइंड करेंगे हम हेंडरसन इक्वेशंस। नॉर्मली हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन में देखते हैं कि ये एक वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ इस कॉन्जुगेट आयन का सॉल्यूशन होता है। आपको शो हो रहा है यहाँ पर। अब क्या होता है इसमें कि जो वीक एसिड होता है वो किस टाइप से ब्रेक होता है अपने आयंस में, CH3CO- प्लस H+ में। क्लियर है आपको यहाँ तक? फिर उसके बाद जो हमारा सोडियम सॉल्ट होता है ये इस CH3CO- से रिएक्ट करता है और CH3CO सोडियम एसिटेट बना देता है। यानी इसमें होता यह है कि एक के आयंस जो होते हैं वो डिसोसिएट होकर दूसरे में चेंज, और वो डिसोसिएट होकर वापस इसमें चेंज, यानी एक्सचेंज होता रहता है। आयंस का जो है, आयंस कांस्टेंट बने हुए हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं बार बार उसी में। क्लियर है? तो यहां क्या होता है कि CH3CO जब डिसोसिएट होता है CH3CO- प्लस H+ में, तो हम क्या जानते हैं कि इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसे हम एसिडिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है इसका, या इसको हम आयोनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बोलते हैं, आयोनिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो वो आयोनिक कांस्टेंट जो होता है एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए क्या होता है, एसिडिक कांस्टेंट, ठीक बोलते हैं। तो उसे हम K से शो कर देते हैं। तो इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करो CH3COH के लिए, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और पावर स्टोइकियोमेट्रीज। तो स्टोइकियोमेट्रीज तो 1 1 है दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट CH3CO माइनस concentration of CH3COO minus concentration of H+ upon reactant concentration of weak acid। क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है ना? नेक्स्ट है कि K की वैल्यू होगी, हमें चाहिए क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H+, और यहां पर हमें गिवन है। तो यहां H+ को हम इधर रख लेंगे और बाकी सबको अदर साइड ले जाएंगे। तो H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू Ka, और ये एसिड ऊपर चला गया CH3COH, और ये CH3CO- आयन जो है वो नीचे रह गया। क्लियर है सबको? अब आप देखो कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ और K, अब CH3COH क्या था, वीक एसिड था। तो ये कंसंट्रेशन किसकी है, एसिड की है। जो हमारा सॉल्यूशन में जो एसिड है, जो वीक एसिड है, उसका कंसंट्रेशन है। तो हम इसे क्या एसिड लिख सकते हैं नॉर्मली, तो एसिड लिख दो, इसे एसिड लिख दिया। अब नीचे जो है CH3CO-, तो ये रिएक्ट करता है Na+ से और बनाता है क्या, CH3COONA, सोडियम एसिटेट। ये भी बफर सॉल्यूशन का पार्ट है। तो ये सोल्ट का पार्ट आ गया, CH3CO- जो है Na+ से रिएक्ट करके ये सोल्ट का पार्ट है। तो ये कंसंट्रेशन किसकी हुई, एसिड की हुई या सोल्ट की हुई? तो ये कंसंट्रेशन सोल्ट की हुई ना, क्योंकि सोल्ट, तो ये कंसंट्रेशन किसकी है, सोल्ट। तो यहां जो ऊपर वाली कंसंट्रेशन है वो तो है एसिड की, और नीचे वाली जो कंसंट्रेशन है वो है किसकी, सोल्ट की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे हम A, इसको हमने A से डिफाइन कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ A इट्स मीन एसिड, और कंसंट्रेशन ऑफ S इट्स मीन सोल्ट। क्लियर है? तो हमने यहां पर डिफाइन कर दिया।
यह मैंने राइट कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए pH। तो क्या करता है, pH के लिए क्या करते हैं, pH के लिए करते हैं log H प्लस, माइनस log H प्लस होता है, लेकिन पहले मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, log ले लिया बोथ साइड। अब बोथ साइड जब log लिया तो इधर क्या था, ये वैल्यू थी, इसका जब हम log लेंगे इस पूरी वैल्यू का, तो ये क्या है, इसको हम लेंगे A और इसको B की तरह यूज करेंगे। ये हो गया हमारा A, ये देखिए आप, ये हो गया हमारा A की तरह, ठीक है, और ये हो गया हमारा B की तरह। क्लियर है सबको? तो ये A हो गया और ये B हो गया। तो log A मल्टीप्लाई B, log A मल्टीप्लाई B क्या होती है, इट्स मीन log A मल्टीप्लाई B होता है log A प्लस log B। ये होता है ना, आपने पढ़ी है ना ये चीज, नॉर्मल है यार, इतनी कोई मैथ्स भी नहीं है। तो log A इट्स मीन log K प्लस log B, इट्स मीन log कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ S। क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है pH। ओके, हमें फाइंड करना है pH। तो pH जब हमें फाइंड करना है तो हमें चाहिए कि माइनस log H प्लस हो, लेकिन यहां तो log H प्लस है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस log H प्लस माइनस log Ka माइनस log A अपॉन S। आ गया यहां तक क्लियर? भाई नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो यहां माइनस हो गया। अब ये वैल्यू जो होगी किसकी हो गई, pH इज इक्वल्स टू क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये H प्लस ये pH की वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, pH की हो गई। और यहां देखो ये माइनस log K माइनस log S। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैंने क्या बोला, Pk माइनस log K, Pt माइनस log T, P कॉफी माइनस log कॉफी, P दूध माइनस log दूध। वही चीज नॉर्मली मैं आपको ट्रिक्स समझाई थी आपको। सो P माइनस log K इज इक्वल्स टू, इट्स मीन Pk is equals to minus log K। ओके, सो क्लियर है यहां तक? एंड अब यहां देखिए आप, सबसे बड़ी चीज यहां आपको यहां थोड़ा समझ में आ गया होगा हालांकि, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो माइनस है, यहां प्लस कैसे आया आप सोच रहे हो, देखो माइनस है तो एक प्रॉपर्टी होती है log a टू पावर जितनी भी होती है log a टू पावर m। जैसे log a टू पावर m है तो उसमें क्या यूज होता है, वहां क्या होता है कि m आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाएगी, log, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी और log a रह जाएगा। log a टू पावर m है तो m log a, ये प्रॉपर्टी मैं आपको यहां लिख रहा हूं कि log अगर a टू पावर m अगर हो तो इसे हम लिख सकते हैं m log a। तो वही हमने किया कि यहां माइनस 1 था, भाई प्लस कर दिया मैंने, यहां प्लस कर दिया और ये माइनस 1 लिख दिया, तो माइनस 1 था आगे, तो log, और ये a की तरह काम कर रहा था, तो अगर ये पावर उल्टा ये भी हो सकता है कि m log a हो तो log a टू पावर m कर सकते हैं उसे। क्लियर है? तो माइनस 1 log a था यहां पर, इसे हमने a ले लिया पूरा, और माइनस 1 log a था तो पावर माइनस 1 ऊपर जाएगी और यहां पॉजिटिव आ जाएगा। अब a टू a अपॉन s की पावर माइनस 1, यानी ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहां पर यही pH इज इक्वल टू pK प्लस log s अपॉन a आ जाएगा। ये क्लियर है आपको? ऐसे ही हम pH फाइंड करते हैं किसकी, बफर सॉल्यूशन की, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। अब हम pH फाइंड कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम pH फाइंड करेंगे किसकी, pH फाइंड करेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन की, वही हेंडरसन इक्वेशन से। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, वीक बेस और सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट आयन, यानी NH4OH प्लस NH4Cl। क्लियर है सबको यहां तक? अब NH4OH जो आयनाइज होता है वो NH4 प्लस OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, और NH4 प्लस जो होता है वो Cl माइनस रिएक्ट करता है NH4Cl बना देता है। अब क्या करेंगे हम आयनाइजेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम आयनिक कांस्टेंट फाइंड करेंगे, आयनिक कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं Kb, क्योंकि वीक बेस के लिए अगर जब हम आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करते हैं तो वो उसे हम बेसिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो Kb, और Kb जो होगा, Kb इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन बेस NH4OH रिएक्टेंट। ओके, सो अब हमें यहाँ क्या मिल रहा है, हमें यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस मिल रहा है। इसीलिए हमेशा एसिडिक ऑलवेज क्या होता है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन से H प्लस का कंसंट्रेशन मिलेगा और बेसिक बफर सॉल्यूशन से
हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन यानी OH माइनस का कंसंट्रेशन मिलेगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो यहां कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन मिला, OH माइनस मिला, जो हो गया KBNH4OH। और तो ये बेटा क्या है, NH4OH हमारा वीक बेस है, तो हम इसे बेस लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। और NH4 प्लस Cl से रिएक्ट कर रहा है यानी सोल्ट का पार्ट है, तो NH4 प्लस को हम सोल्ट लिख सकते हैं, तो NH4 प्लस हमारा सोल्ट हो गया, तो KBB/S हो गया। क्लियर है? यहां तक वही सेम कर रहे हैं एज इट इज जो पहले किया। अब हम लॉग लेंगे बोथ साइड, तो log OH और log, अब यही होगा यहाँ ये A की तरफ वर्क करेगा, ये B की तरफ वर्क करेगा, ये A की तरफ वर्क करेगा और ये B की तरफ वर्क करेगा, तो log A into B, log A मल्टीप्लाई B क्या होता है, log A प्लस log B, तो ये हो गया log A यानी log KB प्लस log B यानी log B/S। क्लियर है? तो ये इस स्टेप में हो गया। अब हमने क्या किया, इसी स्टेप में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और माइनस log, और ये पूरी वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो माइनस log OH का मतलब क्या होता है, pH, हमने क्या बोला, pH माइनस log H, POH माइनस log OH, तो माइनस log OH यानी इट्स मीन POH। ओके, और यहां ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस log KB बनाएगा, तो PKB माइनस log KB, तो ये हो जाएगा PKB प्लस, अब यहां प्लस है, अब ये -1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने क्या बोला कि m log A, उसे हम लिख सकते हैं log A टू पावर m, तो log यहां क्या होगा, log इसकी पावर जो होगी -1 चली जाएगी। अब -1 पावर होगी तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो गया। तो यहां हमारे पास POH है, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन से हमारे पास वैल्यू किसकी मिली, POH की, नॉट pH। तो POH की वैल्यू क्या मिली, PKB प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब यहां से हम नॉर्मली pH की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है तो pH की वैल्यू 14 माइनस POH से फाइंड कर सकते हैं। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, सो एक बार देख लीजिए, अब ये क्लियर है हमारा, और आप यहां पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें। सो अब मैं आपको इसी जो बफर सॉल्यूशन टॉपिक है, इसी में एक बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब, ठीक है, बहुत ही लाजवाब एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्वेश्चंस जो आते हैं जिस टाइप से आते हैं, और क्वेश्चन एक उसी पर बेस्ड मैं करवा रहा हूँ। तो आपको जब ये ट्रिक आप समझोगे और ये क्वेश्चन जब आप समझोगे, तो आपको मुझे लगता है कि जो लेवल है ना, उस लेवल का सारा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो बाकी क्वेश्चंस करने में। ओके, तो आप इस ट्रिक को सही से समझना और इस क्वेश्चन को भी सही से समझना। मैं आपको सही तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और क्लियरिफिकेशन के साथ, और आप इसको आई टू आई कांटेक्ट करके देखिए। ओके, सो क्वेश्चन तो इसके नीचे है हमारा, उससे पहले हम एक ट्रिक बता रहा हूं आपको कि हमारा जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, सेम बेसिक में होगा, लेकिन हमारा जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, इसमें मैं आपको एक चीज शो कर रहा हूं कि जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक तो हमारा वीक एसिड होता है और एक सोल्ट होता है इसी वीक एसिड के कॉन्जुगेट आयन। अब बहुत बार क्वेश्चंस में क्या होगा, दे दिया होगा आपको मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। अब आप समझ नहीं पाओगे कि एसिड बेस का मिक्सचर है, अरे यार ये तो एसिड और बेस का मिक्सचर है। आप समझोगे ओह इट्स अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, तो आप लगाओगे कौन सा, जो इससे पहले इसी चैप्टर में जो है एसिड मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, उसमें आप क्या करोगे कि कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे दोनों की, और एसिड में से बेस को माइनस करोगे, अगर पॉजिटिव आया तो इट्स मीन H प्लस और नेगेटिव आया इट्स मीन OH माइनस, वो आप लगा दोगे और ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसकी ट्रिक ये है बेटा कि आपको एक चीज फर्स्टली ये देखनी होती है, क्या देखनी होती है, एक चीज फर्स्टली ये देखनी होती है आपको कि जो मोल्स हैं, जो हमने एसिड और बेस हम मिला रहे हैं, तो मोल्स है वो मोल्स किसके ज्यादा है। अगर एसिड के मोल ज्यादा है बेस से, मैंने जैसे बोला कि 10 मोल एसिड के हैं और 5 मोल बेस के हैं, यानी हमारे एसिड के मोल ज्यादा है और बेस के मोल कम है, तो जब मिक्सचर बनेगा उसमें एसिड बेस से रिएक्ट करेगा। अब जितना बेस है उतने से ही उतना एसिड हमारा रिएक्ट करेगा। जैसे 5 मोल बेस है तो 5 मोल ही एसिड हमारा रिएक्ट करेगा और सोल्ट बनाएगा। क्लियर? यहां तक सोल्ट बनाएगा। अब सोल्ट बना लिया तो बेस तो हमारा पूरा खत्म हो गया, फिनिश हो गया NH4OH। अब
5 मोल ही तो एसिड हमारा रिएक्ट किया था, बचा 5 मोल, वो तो अवेलेबल है अभी भी, और अब उधर सोल्ट बन गया जितना बेस फिनिश हुआ। तो हमारे पास मिक्सचर में क्या बचा, सॉल्यूशन में क्या बचा, एसिड बचा जो हमारा वीक एसिड था वो बचा, और सोल्ट बचा, बेस तो खत्म हो गया। तो ये तो एक बफर सॉल्यूशन हो गया, तो फंस गए ना चक्कर में। तो ये हमारा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन गया। तो यहां फिर पीएच फाइंड करने के लिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज लेंगे। एक दूसरी कंडीशन होती है कि अगर बाय द वे दोनों के मोल सेम हो, जैसे एसिड भी 5 मोल है और बेस भी 5 मोल, दोनों की मोल इक्वल है, सेम मोल है दोनों की, तो क्या होगा, अब होगा ये कि दोनों को मोल इक्वल है तो दोनों सेम रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, सोल्ट बना लेंगे। यानी ना तो सॉल्यूशन में हमारे पास एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्ट बचेगा। क्लियर है यहां तक सबको? यानी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या बचा, सोल्ट रिमेनिंग, सोल्ट ही है बस, और वाटर है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्ट है, वाटर है, तो ये सॉल्यूशन का पीएच कैसे फाइंड करें? तो ये तो हाइड्रोलिसिस वाली कंडीशन आ गई। याद करो, हाइड्रोलिसिस में सोल्ट बनता है, एसिड और बेस से सोल्ट बनता है, वहां एसिड और बेस रिमेनिंग नहीं होते हैं, वहां ओनली सोल्ट होता है। और सोल्ट हाइड्रोलिसिस में और प्लस H2 होता है, तो वहां पीएच फाइंड करेंगे हम सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाली कंडीशन से। जो एसिड अगर बेस जो भी है कंडीशन होगी, वीक एसिड वीक बेस, वो हमने हाइड्रोलिसिस चैप्टर हाइड्रोलिसिस टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे। तो हो गया एक, तो फर्स्ट थिंग तो मैंने बताई कि अगर अगर एसिड के मोल ज्यादा है बेस से तो बफर सॉल्यूशन होगा, हम बफर सॉल्यूशन की फॉर्मूला यूज लेंगे। अगर दोनों के मोल सेम है तो हम हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज करेंगे पीएच फाइंड करने के लिए। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि अगर जो बेस है इसके मोल ज्यादा है एसिड से, यानी बेस के मोल ज्यादा है एसिड के मोल कम है, तो क्या होगा, तो बेस के मोल अगर ज्यादा है, बेस के मोल अगर ज्यादा है तो क्या होगा कि एसिड हमारा खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, बचेगा सॉल्यूशन में बेस एंड सॉल्ट। तो फिर हम वहां क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। तो वहां हो सकता है ये भी बफर, बेसिक बफर सॉल्यूशन बन जाए, बेसिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास बेस बचा अगर वीक बेस हुआ तो, और सोल्ट बना, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए हम पीएच फाइंड करते थे, तो यहां कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फाइंड करेंगे। तो तीन कंडीशंस मैंने आपको शो कर दी कि किस टाइप से N1 is equals to N2, N1 greater than N2, N1 less than N2, ये तीन कंडीशन है। तो इन तीन कंडीशन को आप देख के यहां से क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं कि इसके लिए पीएच कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो यहीं आकर उनको समझ नहीं आता कि पीएच का फॉर्मूला कौन सा यूज करें, क्या यूज करें क्या नहीं करें। अब उसी पर बेस्ट क्वेश्चन है, 25 ml of 0.5 molarity HCl mixed with 10 ml of 10 mixed with 10 ml of 0.5 molarity of NaOH। हमने क्या किया कि एसिड को NaOH में मिक्स कर दिया, क्लियर है, और 15 ml of वाटर हमें मिला, मतलब 15 ml of वाटर भी उसमें ऐड कर दिया। तो इसका पीएच फाइंड करना है। अब मैंने आपको वही दिखाया कि पहले मिलीमोल मोल फाइंड करें, कंसंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मोल फाइंड करें, मोल किसके ज्यादा है किसके कम है। तो वही हम देख रहे हैं कि HCl ने NaOH से रिएक्ट किया और रिएक्ट करके NaCl प्लस H2 बना लिया। अब यहां 0.5 मोल इसके थे, मोलरिटी कंसंट्रेशन थी, 0.5 मोलरिटी कंसंट्रेशन NaOH की थी, और वॉल्यूम इसका 25 ml और वॉल्यूम इसका 10 ml। तो हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोल आएगा। बट यहां जो वॉल्यूम है वो मिली में ml में है, ठीक है, वॉल्यूम हमारा ml में है, तो यहां मिलीमोल हमें मिलेंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 12.5 मिलीमोल मिले, मल्टीप्लाई कर दिया 5 मिलीमोल मिले, यानी किसके मोल ज्यादा है, मोल HCl के ज्यादा है। तो यहां कौन सा फार्मूला यूज आएगा, यहां कंसंट्रेशन हमें H+ की मिलेगी, यानी ये बफर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 5, अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो पहले, तो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, तो 1 हो गया, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री 1 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट जो सबसे छोटा होता है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी 5 मिलीमोल NaCl बनाएगा, 5 मिलीमोल H2 बनाएगा, क्लियर है। तो अब जो फाइनली जो सॉल्यूशन हुआ उसमें हमारे पास रिमेनिंग क्या है, उसमें हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है HCl, कितना 12.5 मिलीमोल थे, 5 मोल रिएक्ट कर गया, तो कितने बचे, कितने बचे 6.5, ओके।
7.5 बचे, 7.5 इट्स 7.5 रिमेनिंग होगा। तो 7.5 रिमेनिंग है अगर, तो अब क्या होगा कि अब 7.5 सॉल्यूशन में HCl है हमारे पास, यानी HCl डिसोसिएट होगा H+Cl में, तो उसी कंसंट्रेशन में ये H+ बनाएगा, यानी H+ का जो कंसंट्रेशन है वो कितना होगा 7.5, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं मोल, 7.5 मिलीमोल। अब कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मोल को हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम देखो सबसे बड़ी, यहां भी थोड़ी दिक्कत आती है। देखो मोल कैसे फाइंड, मोल से हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम से डिवाइड करो। अब वॉल्यूम यूं नहीं कि आप HCl का यूज ले लो, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज आएगा। 25 ml हमने HCl मिलाया, 10 ml हमने NaOH मिलाया, और उसके अलावा 15 ml हमने वाटर मिलाया, तो कितना हो गया 50 ml टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम से अब हम डिवाइड करेंगे 7.5 को, तो कितना आएगा 0.15 मोलरिटी, यानी कंसंट्रेशन HCl की है और यही कंसंट्रेशन H+ की है। अब हम क्या करेंगे, pH माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो कंसंट्रेशन H+ की हमारे पास अवेलेबल है 0.15, और यहां से माइनस लो, और इसे हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2, ठीक है। तो लोग ए बी का फॉर्मूला लगाओ और सोल्व कर लो, माइनस लो 15 प्लस 2, सो इसकी वैल्यू हो गई 1.17, और ये हो गया 2, तो 2 माइनस 1.17, एंड फाइनली कितना आ गया आंसर 0.83। क्लियर है सबको? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। आई होप, मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा और काफी सिंप्लीफाई किया होगा मैंने आपको ये जो ट्रिक बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ से आप क्वेश्चन को पहचान सकते हो, समझ सकते हो, और वही क्वेश्चन जो है मैंने आपको उसी पर बेस्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको शो किया, और मुझे आई होप आप इससे काफी अंडरस्टैंड किए होंगे और काफी आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, और आई होप आगे जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप उन्हें अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू for watching. Thank you so much. Okay, bye.